दोस्तों भगवान राम नेपाल में पैदा हुए नहीं दोस्तों, ये मेरा कहना नहीं है। ये नेपाल का प्राइम मिनिस्टर के.पी. शर्मा ओली का कहना है। ये बयान तब दी गई जब नेपाल और इंडिया का रिश्ता एकदम निचले स्तर पे आ गई। ठीक है, तो इसका शुरुआत किसने किया, कब से हुआ और इसको सबसे ज़्यादा नुकसान किसके होने वाला है, आज इसी बात में चर्चा करते हैं दोस्तों। इसी बात का निष्कर्ष निकालते हैं। तो स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल में क्विकली आइडियाज में। बात 2015 की दोस्तों, जब नेपाल में मधेसी आंदोलन चल रहा था तो इंडिया ने नेपाल ब्लॉकेट कर दिया था। इंडिया ने हर जरूरी सामान, खाद्यान्न से लेके फ्यूज से लेके हर चीज़ नेपाल में भेजना बंद कर दिया था। इसकी वजह से नेपाल में काफ़ी क्राइसिस हो गया, क्योंकि नेपाल हर चीज़ के लिए इंडिया से डिपेंडेंट था। तो इस चीज़ का काफ़ी क्राइसिस हो गया। नेपाल का जनता काफ़ी खफा गया इंडिया सरकार के ऊपर। तो उसी टाइम में ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स नेपाल में पैदा हो गए थे। और इसी मुद्दे का फ़ायदा उठा के, इसी मुद्दे का हवा दे के नेपाल का नया सरकार, जो कि के.पी. शर्मा ओली का सरकार है, वो सत्ते पे आई थी। तो ये बात 2015-16 की है, तो बात को भूल ही रहे थे लोग। फिर 2019 में जब इंडिया का मोदी सरकार ने 370 आर्टिकल हटाया कश्मीर से, तो एक नया पॉलिटिकल मैप पब्लिश किया नवंबर 2019 में। उस पॉलिटिकल मैप में काला पानी का जो क्षेत्र है, आपको बता दूं, काला पानी लिपुले का लिम्पुदरा ये क्षेत्र है, जो कि एक विवादित क्षेत्र है नेपाल इंडिया को। नेपाल अपना बताती है, इंडिया अपना बताती है। इस क्षेत्र को अपना मैप में शामिल किया। इससे नेपाल का जनता काफ़ी भड़क गए, सरकार भी काफ़ी भड़क गया, नेपाल का सरकार, और काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ इंडिया सरकार के खिलाफ नेपाल का जनता ने। ठीक है, तो इसलिए नेपाल सरकार को काफ़ी प्रेशर झेलना पड़ रहा था कि इस मुद्दे का कोई सोल्यूशन निकाले। नेपाल का जनता डिमांड कर रही थी कि इंडिया का सरकार के से बात करे या कुछ एक्शन ले, ताकि ये अपना रीजन वापस ले सके। ठीक है, फिर इसके बारे में बात होने ही वाला था कि उस समय कोरोना का महामारी फैल गया पूरी दुनिया भर में, इसलिए दुनिया एक लॉकडाउन की स्टेज में चला गया। अभी भी कई सारा लॉकडाउन में है। ठीक है, तो इसमें लोगों का ध्यान दूसरी तरफ चला गया था। फिर उसी लॉकडाउन के बीच 2020 अप्रैल में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक रोड लिंक, उसी विवादित क्षेत्र में लिपुलेख में एक रोड लिंक का इनॉग्रेशन किया, जो कि एक बाईपास है कैलाश मानसरोवर जाने के लिए, जो कि हिंदू भक्तों के लिए ये तीर्थ स्थल है। वहाँ पर जाने में उनका आसानी हो, इसलिए उस रोड लिंक का इनॉग्रेशन किया था। तो इस रोड लिंक का इनॉग्रेशन उन्होंने बिना नेपाल को इन्फॉर्म किए, बिना नेपाल का परमिशन लिए, बिना बताए उन्होंने ये रोड लिंक का इनॉग्रेशन किया था। इंडिया का कहना था कि अपना रीजन है, मुझे कोई परमिशन लेना नहीं, और नेपाल का कहना है कि ये मेरा रीजन है, आपका कोई हक नहीं बनता यहाँ पर एक रोड लिंक बनाने का। तो इन दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। इसमें राजनाथ सिंह का फ़ायदा ये था कि उनको थोड़ा डोमेस्टिकली सक्सेस मिल जाए, क्योंकि दुनिया लॉकडाउन में था, तो लोगों को, जनता को थोड़ा खुशी की खबर देकर उनको थोड़ा सक्सेस मिले, उनका फ़ायदा यहाँ पर था। और नेपाल की सरकार को भी, ओली सरकार को भी एक फ़ायदा मिल गया। वो कैसे? नेपाल का प्राइम मिनिस्टर ओली को हर मुद्दे पे, देश को चलाने में हर मुद्दे में फेल हो रहे थे। उनको इंटरनली पार्टी से भी, अपना पार्टी से भी और जनता से भी काफ़ी प्रेशर झेलना पड़ा, तो उनको अपना सरकार बचाने में मुश्किल हो रहा था। तो उनको उसी टाइम में ये घटना हो गया, राजनाथ सिंह जी ने जो रोड लिंक इनॉग्रेशन किया, ये घटना हो गया। तो उनको घटना नहीं बोलूँगा, एक इवेंट हो गया। तो इसी इवेंट का फ़ायदा उठा के एक उनको मौका मिल गया फिर से एंटी इंडिया सेंटिमेंट खेलने को, और अपने आप को नेशनलिज्म दिखाने का एक मौका मिल गया। एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट दिखा के एक फ़ायदा मिल गया। फिर से जनता के बीच हीरो होने का मौका मिल गया। उन्होंने क्या किया, अगले ही महीने नेपाल में एक नया पॉलिटिकल मैप पब्लिश किया, जिसमें ये तीनों रीजन को, कालापानी, लिपुलेख, लिम्बुदरा को अपना मैप में शामिल किया। इससे नेपाल का जनता के बीच वो फिर से हीरो हो गए, अपना कुर्सी बचाने में थोड़ा सफल हो गए। ठीक है, क्योंकि उनका कुर्सी बहुत खतरे में था उस समय, उनका सरकार गिरने वाला था, तो उनको हीरो होने मौका मिल गया। तो ये दोनों देश का राजनीति अपने अपना फ़ायदे के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, काफ़ी सारा बयानबाजी चला। ठीक, के.पी. शर्मा ओली जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भगवान राम नेपाल में पैदा हुए। हालांकि हम भी श्योर नहीं कि इंडिया में पैदा हुए नेपाल, आज तक तो ये पता था कि इंडिया में पैदा हुए। फिर भी वो कहीं भी पैदा हुए, ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होना चाहिए कि भगवान राम के ऊपर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए कि वो नेपाल में पैदा हो या इंडिया में पैदा हो।
जहाँ भी पैदा है भगवान राम ही रहेंगे। और इसका भी पता करना है तो जो इस फील्ड में डिपार्टमेंट में जानकारी है, जैसे हिस्टोरिक डिपार्टमेंट में जो जानकार आदमी है उनको फिर से रिसर्च करने के लिए बोले या पता करने के लिए बोलें कि भगवान राम कहाँ पर पैदा हुए। ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होना चाहिए और भगवान राम के ऊपर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे हिंदू सेंटिमेंट्स हट होता है। और फिर इसी झमेले के बीच आपको क्या लगता है कि इंडिया नेपाल के बीच कभी युद्ध हो सकता है? दोस्तों आपको बता दूं, नेपाल का 32,000 गुरखा इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं दोस्तों। और वैसे ही इंडिया का जो चीफ जनरल है वो नेपाल में ऑनरी रैंक ऑफ जनरल का ओहदा दिया जाता है। और वैसे ही नेपाल का जो चीफ जनरल है उनको इंडिया में ऑनरी रैंक ऑफ जनरल का ओहदा दिया जाता है। तो दोनों देश का आर्मी का इतना गहरा रिश्ता होने के बाद आप समझ सकते हैं कि ये युद्ध होने का चांस किसका है, होगा कि नहीं होगा। आप खुद समझ सकते हैं, कभी नहीं हो सकता है दोस्तों, युद्ध होना ही नहीं है, कभी होगा ही नहीं। इतना गहरा संबंध होने के बाद कभी युद्ध हो ही नहीं सकता। अब मेन बात आती है नुकसान की, किसको सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। देखिए दोस्तों, जो बॉर्डर के आसपास लोग रहते हैं, जो नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के आसपास रहते हैं, नेपाल और इंडिया का बॉर्डर ओपन बॉर्डर है, उनका बिजनेस एक दूसरे का ओपन बॉर्डर की वजह से ही चलता है। मान लीजिए इंडिया का जो बॉर्डर है, ठीक है, नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर है, इंडिया का जो ट्रेडर्स है उनका 80% कमाई नेपाल का कस्टमर की वजह से होता है, 20% खाली लोकल लिए होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं अगर बॉर्डर में रिश्ता खराब होने के कारण ये बॉर्डर में अगर कोई सख्त कानून नियम आ जाते हैं तो उनका हालत क्या होगा दोस्तों। सरकार को जो नुकसान है वो तो सरकार है, बदलती रहती है, आज ये सरकार है तो कल वो सरकार, लेकिन वो लोग तो वहाँ का नहीं बदलेंगे ना, वो तो वहाँ से नहीं जा सकते हैं, तो उनको कितना नुकसान हो सकता है। ये बात सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है दोस्तों, बात इतना सीरियस है। आप समझ सकते हैं कि नेपाल में कम से कम 6 लाख इंडियन रहते हैं, वो यहाँ पर रोज़गार करते हैं, कमाते हैं, वहाँ से यहाँ पर वो लोग सेटल हो गए हैं, अपना फैमिली को पैसा भेजते हैं, मतलब चला रहे हैं अपना यहाँ दुनिया। और वैसे ही इंडिया में 80 लाख नेपाली रहते हैं, उसमें से 4-5 लाख तो सिर्फ दिल्ली में रहते हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं ये कितना गहरा रिश्ता है नेपाल और इंडिया के बीच। और आप खुद ही बताइए, आप अगर इंडियन है तो आपका ऐसा कोई एक न एक कम से कम आपका नेपाली दोस्त होगा ही, और वैसे आप अगर नेपाली हैं आपका कोई ना कोई एक इंडियन दोस्त तो होगा ही। तो इन राजनीतिक झगड़े की वजह से आप लोग क्या एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे? इतना पुराना रिश्ता जो है, हम लोग का हर चीज़ मिलता है, रहन पहन, हम लोग का फेस्टिवल ट्रेडिशन, हर चीज़ मिलता है। तो इन राजनीतिक झगड़े की वजह से जो कि अपने अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, इनकी वजह से अपना रिश्ता तोड़ देंगे क्या? ये कभी नहीं हो सकता है दोस्तों। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए दोस्तों, हम लोगों को इन जो न्यूज़ आते रहते हैं इंडिया से, इंडिया का न्यूज़ चैनल वजह से, नेपाल का न्यूज़ चैनल की वजह से, ये न्यूज़ लोगों को हम लोगों को इग्नोर करना चाहिए। हम लोग इसमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। हम लोग को अपना रिश्ता बनाए रखना है, ठीक है। हम लोगों को इसमें कोई झगड़ा नहीं करना है, कोई झमेला नहीं करना है, जो हम लोग का पुराना रिश्ता है उसी को मेंटेन करते रहना है, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो दोस्तों मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों लाइक कीजिए और इस मैसेज को शेयर कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों के बीच, ताकि अच्छा मैसेज फैले जाए सब दोनों देशों में, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को, मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, स्वस्थ रहे और मिल कर रहे।